So today's topic is serotonin, that is known as 5-HT, 5-hydroxy. ठीक है, इसे कहते हैं 5-हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन. ठीक है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन. तो 5-HT कहते हैं, सेरोटोनिन कहते हैं. बात करते हैं सेरोटोनिन क्या होता है. तो लिखा है सेरोटोनिन वाज द नेम गिवन टू द vasoconstrictor substance. vasoconstrictor substance को सेरोटोनिन कहा गया था, which appeared in the serum when blood clotted and entramine to the smooth muscle contracting substance present in the enterochromaffin cells. ठीक है, तो इसको सेरोटोनिन को vasoconstrictor substance कहा गया था, जो कि कहाँ अपीयर्ड हुआ था, सीरम में जब ब्लड क्लॉट हुआ था. ठीक है, फिर है इन द अर्ली 1950s के दौरान both were shown to be 5-hydroxytryptamine 5-HT. About 90% of the body content of 5-HT is localized in the intestine में होता है 90%. Most of the rest is in platelets and brain. मतलब 90% आपका किस में रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है, और उसके बाद जो 10% है वो ब्रेन और प्लेटलेट्स में पाया जाता है. It is also found in wasp and scorpion stings and is widely distributed in invertebrates and plants. स्कॉर्पियन स्टिंग में भी पाया जाता है, वेस्प और स्कॉर्पियन स्टिंग्स में भी पाया जाता है. स्कॉर्पियन जिसे हम बिच्छू कहते हैं, उसके जो स्टिंग होते हैं उसमें भी पाया जाता है, और बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स में पाया जाता है. प्लांट्स में जैसे की बात करें, बनाना में, पियर में, पाइनएप्पल में, टोमेटो में, स्टिंगिंग नेटल में, काऊ हेज में. ठीक है, इन सारी चीजों में पाया जाता है. फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेरोटोनिन. 5-hydroxytryptamine 10% CNS में, 90% इंटेस्टाइन में, जैसा हम लोग GI ट्रैक्ट में पढ़े हैं पिछले भी, 90% ECs में और 10% न्यूरॉन में. ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है 5-hydroxytryptamine का. तो बात करें सेरोटोनिन या 5-hydroxytryptamine होता क्या है. इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमाइन, जो कि एनिमल और प्लांट्स में पाया जाता है. ठीक है, अमाइन होता है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमाइन दैट इज फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. इन ह्यूमंस इट इज प्रेजेंट इन GI एंट्रोक्रोमेफिन सेल्स. GI एंट्रोक्रोमेफिन सेल्स में पाया जाता है 90%, और प्लेटलेट्स और ब्रेन में भी पाया जाता है. ठीक है, 10% हमारा प्लेटलेट्स और ब्रेन में पाया जाता है, 90% हमारा GI के एंट्रोक्रोमेफिन सेल में पाया जाता है. नेक्स्ट बात करेंगे, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन. जो ट्रिप्टोफैन हम डाइट से लेते हैं, 2 स्टेप में ये सिंथेसाइज्ड होता है ट्रिप्टोफैन से, जो हम ट्रिप्टोफैन डाइट से लेते हैं, खाने में लेते हैं. नेक्स्ट, प्लेटलेट्स डू नॉट सिंथेसाइज बट टेक अप फ्रॉम ब्लड. ठीक है, ये ब्लड से लेते हैं. एक्टिव अपटेक प्रोसेस इन प्लेटलेट्स एंड नर्व टर्मिनल्स इसको कहते हैं. सेल स्टोरेज इन ग्रेन्यूल्स सिमिलर टू कैटेकोलामाइंस. फिर बात करें नेक्स्ट का, ये हमारा ट्रिप्टोफैन से 5-hydroxytryptophan बन रहा है. अलग अलग देखेंगे, अलग अलग एंजाइम है. हमारा ट्रिप्टोफैन से 5-hydroxytryptophan में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ पे हमारा एंजाइम है ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज. ठीक है, फिर 5-hydroxytryptophan से कन्वर्ट हो रहा है 5-tryptophan अमाइन. ठीक है, फिर 5-OH इंडोल, फिर लास्ट में 5-hydroxyindole acetic acid. ठीक है, ऐसे इसका कन्वर्जन होता है. अलग अलग आपका हमारा क्या है, एंजाइम्स का मतलब काम करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है,
ट्रिप्टोफैन से हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम से 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम से 5-HT में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर डीहाइड्रोजिनेज इसमें एंजाइम 5-HT में लगता है तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफॉल लगता है होता है। ठीक है, फिर MAO के हेल्प से 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, तो हमें मेनली क्या चाहिए, ट्रिप्टोफैन से हमारा क्या चाहिए, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन चाहिए। कुछ नहीं याद रहे तो ट्रिप्टोफैन इज कन्वर्टेड इनटू 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन विद द हेल्प ऑफ डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, नहीं हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, और फिर 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन इज कन्वर्टेड इनटू 5-HT with the help of enzyme decarboxylase। नेक्स्ट बात करेंगे इसका सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म बात करते हैं। तो कंपटीशन एट द लेवल ऑफ ब्रेन एंड न्यूरोनल अपटेक कंपटीशन रहता है। रेट लिमिटिंग एंजाइम्स नॉट सैचुरली यूजुअली, इसमें रेट लिमिटिंग एंजाइम ऐसा नहीं है कि एक टाइम बीइंग तक ही एंजाइम्स काम करें, बहुत ज्यादा टाइम तक, या हो सकता है कि वो कन्वर्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर दे तब भी वो एंजाइम एक्टिव फॉर्म में होता है। नो एंड प्रोडक्ट नेगेटिव फीडबैक, कोई एंड प्रोडक्ट नेगेटिव फीडबैक नहीं पाया जाता है। 5-OHTR डी कार्बोक्सिलेज ये एंजाइम है। 5-OHTR डी कार्बोक्सिलेज सेम एज डोपा डी कार्बोक्सिलेज, मतलब कहने का मतलब है 5-OHTR डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम बिल्कुल सेम डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह काम करता है। फिर 5-OHIAA एक्टिवली, ये हमारा क्या है, केमिकल है कोई, ठीक है, एक्टिवली एक्सट्रूडेड फ्रॉम CNS, एक्सट्रूडेड मतलब बाहर, ठीक है, एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन, मतलब ये हमारा जब ये जो भी सिंथेसिस होता है तो ये हमारा केमिकल 5-OHIAA ये CNS से बाहर आ जाता है और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरफेरेंस विद द सिस्टम। अगर बात की जाए, इनहिबिट अपटेक इनटू CNS, CNS अपटेक को ये क्या करेगा, रोकेगा। इनहिबिट सिंथेसिस, किसका सिंथेसिस को रोकेगा, पैरा क्लोरोफिनाइल एलानिन के सिंथेसिस को रोकेगा, ठीक है, इनहिबिट करेगा। फिर इनहिबिट न्यूरोनल अपटेक जैसे कि कोकेन, SSRA, फ्लुक्सेटीन, TCA जैसे इमिप्रामाइन, इसका न्यूरोनल अपटेक को, रीअपटेक को रोकता है, ठीक है, इनहिबिट करता है। फिर इनहिबिट स्टोरेज डिप्लीट, स्टोरेज डिप्लीट को भी जैसे रिसर्पिन के स्टोरेज डिप्लीशन को रोकता है, जो मतलब कि जो अगर स्टोर्ड रिसर्पिन है हमारे बॉडी में तो उसके डेप्लीशन को, उसके डिग्रेडेशन को रोकेगा। फिर इनहिबिट मेटाबॉलिज्म, माओ इनहिबिटर, ये माओ इनहिबिटर का काम करता है, ठीक है। फिर हमारा है प्रमोट रिलीज ऑफ द पैरा क्लोरो एम्फेटामिन, देन डिप्लीट्स फेनफ्लोरामाइन टू डिक्रीज एपेटाइट, ठीक है। तो क्या करता है, रिलीज किसके रिलीज को प्रमोट करता है, मतलब सिक्रेशंस होता है, पैरा क्लोरो एम्फेटामाइन के रिलीज को बढ़ाता है और इसको घटाता है, किसको, फेनफ्लोरामाइन के डिक्रीज, उसको सिक्रेशन को घटाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एपेटाइट मतलब कम हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सेरोटोनिन के रिसेप्टर की बात करें तो बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, एटलीस्ट 15 टाइप्स एंड सब टाइप्स, 15 तो इसके सिर्फ टाइप्स हैं, ठीक है, और फिर उस 15 के फर्दर सब डिवीजन है, ठीक है। तो सबसे पहले एक मल्टीपल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, जो रिसेप्टर्स हैं बहुत सारे ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म्स को परफॉर्म करते हैं। इसमें आता है सबसे पहले 5-HT1A रोल इन एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जो हमारा
ये सेरोटोनिन रिसेप्टर है जो 5-HT1 ए है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द एंजाइटी एंड डिप्रेशन में। फिर 5-HT1D ये माइग्रेन में बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है, माइग्रेन के ट्रीटमेंट में। फिर आपका आता है नेक्स्ट 5-HT2, इट्स प्ले रोल इन द CNS वेरियस बिहेवियर, ठीक है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक तरह से बूस्ट करने में 5-HT2 रिसेप्टर काम करता है, ठीक है। तो इट्स प्ले रोल इन द CNS वेरियस बिहेवियर एंड इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो 5-HT2 CNS एज वेल एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को दोनों को बूस्ट करता है। फिर नेक्स्ट आता है 5-HT3, इट प्लेज रोल इन नॉजिया एंड वॉमिटिंग स्पेशली ड्यू टू द कीमोथेरेपी। तो ये नॉजिया और वॉमिटिंग जो होता है कीमोथेरेपी के दौरान, तो इसमें 5-HT3 रिसेप्टर काम आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडोजीनस फंक्शन। अब इसके इंडोजीनस फंक्शन क्या है? इट इज अ सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर, इट इज अ प्रिकर्सर फॉर मेलाटोनिन। जीआई ट्रैक्ट में अनसर्टेन और मोटिलिटी को थोड़ा सा इंप्रूव करता है। कार्सिनोजेनिक ट्यूमर्स में, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग ट्यूमर्स में, इट गिव्स लार्ज अमाउंट रिलीज लीडिंग टू डायरिया, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एंड एडिमा, ठीक है। ये क्या करते हैं, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? डायरिया, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन और एडिमा। प्लेटलेट्स में देखा जाए इंडोजीनस फंक्शन में, तो नहीं, ये इसमें काम आते हैं, ठीक है, डायरिया, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन और एडिमा में। और फिर प्लेटलेट्स में देखा था 5-HT2 रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं? एग्रीगेशन और वैसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं, ठीक है। तो हम जाने कि 5-HT2 रिसेप्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द aggregation and vasoconstriction of the platelets। अब सेरोटोनिन का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखा जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करता है? ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। इफ अस्थमेटिक में के पेशेंट में अगर सेरोटोनिन का कंसंट्रेशन दिया जाए प्रॉपर, तो क्या वो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन शो करेगा। फिर स्टिमुलेशन ऑफ एरोटिक एंड कैरोटिड कीमो रिसेप्टर्स, तो एरोटिक और कैरोटिड कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, एंड इंक्रीज द RR एंड मिनट वॉल्यूम। फिर जीआई ट्रैक्ट की बात किया जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन वेरी सेंसिटिव टू सेरोटोनिन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सेरोटोनिन को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से इंटेंस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट। और इसकी वजह से जो, क्योंकि हम लोग पहले पढ़े हैं कि सेरोटोनिन को लेके स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव होता है, तो सेरोटोनिन के इफेक्ट में आते ही इंटेंस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ऑल्सो स्टिमुलेट वॉमिटिंग, वॉमिटिंग को भी स्टिमुलेट कर देता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से वॉमिटिंग हो सकता है। नेक्स्ट देखा जाए फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में ही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मल्टीपल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट में। अब देखा जाए कार्डियो डायरेक्ट वैसोकंस्ट्रिक्शन में, डायरेक्ट वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड इनडायरेक्ट वैसोडाइलेशन, ठीक है। मतलब सबसे पहले वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा और एक सर्टेन कंसंट्रेशन में या सर्टेन डोज पे उससे दिया जाए तो हमारा ये इनडायरेक्ट वैसोडाइलेशन का भी काम करेगा। मतलब डायलेशन, कंस्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ना, डायलेशन मतलब फैलना, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। वैसोकंस्ट्रिक्शन मतलब हमारा वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, और डायलेशन मतलब, वैसोडाइलेशन मतलब जो वो प्रॉपर, तो जब सिकुड़ जाते हैं ब्लड वेसल्स तो प्रॉपर फ्लो ब्लड का नहीं हो पाता है, और वही वैसोडाइलेशन हो जाते हैं तो हमारा ब्लड का प्रॉपर फ्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट हार्ट की बात करें तो लिखा है डायरेक्ट इनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। हम देखते हैं इनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट इसमें हार्ट में होता है। फिर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म ड्यू टू द चेंज इन द बीपी। अब रिफ्लेक्स एक्शन अगर हम लोग पढ़े होंगे इसमें,
HAP वगैरह में या बायोलॉजी में, तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है सर्टेन रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी फॉर एनी अदर स्टिमुलेशन, या कुछ चीज हमारे ऊपर गिर रहा है तो वहां से हट जाना, अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगाना, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन है। कोई चीज हमारे शरीर पे बैठा हुआ है, कीड़ा मकोड़ा बैठा हुआ है, तो उसे तुरंत हटाना बिना सोचे समझे, तो ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन में आते हैं। नेक्स्ट बात करें, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म ड्यू टू द चेंज इन द बीपी। बीपी इसका अल्टरेशन इस सेरोटोनिन के अल्टरेशन की वजह से बीपी चेंज होता है, तो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म बॉडी शो करता है। स्टिमुलेशन ऑफ द सेंसरी नर्व एंडिंग्स इन द baroreceptors and in the vagal afferents in coronary circulation, ठीक है। तो सेंसरी नर्व एंडिंग का स्टिमुलेशन हो जाता है, इसकी वजह से बायोरिसेप्टर्स की वजह से, और वेगल एफरेंट्स इन द कोरोनरी सर्कुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन होते हैं, मतलब हमारा ब्लड प्रेशर काफी घट जाता है, ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर से काफी कम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन हो जाता है। सेरोटोनिन इन द सीएनएस, सीएनएस में अगर सेरोटोनिन लेवल है तो फिर क्या होगा, पेन परसेप्शन, मतलब लगेगा कि दर्द हो रहा है। स्लीप और वेकफुलनेस, या तो नींद आएगा या तो जगह, या तो नींद बिल्कुल आएगा ही नहीं। फिर वेरियस बिहेवियर्स, नॉर्मल एबनॉर्मल, जैसे डिप्रेशन, सीजोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर, ये सारे मतलब दिमागी रूप से ये सारे डिजीज दिखेंगे, डिप्रेशन, सीजोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर, ये सारे। फिर न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन में देखा जाए, इट कंट्रोल्स हाइपोथैलेमिक सेल्स involved in the release of the several anterior pituitary hormones। तो ये क्या करेगा, anterior pituitary hormones से जो भी हमारा वो हार्मोन्स का रिलीज हो रहा है उसे भी कंट्रोल करेगा, तो इसी में आएगा न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन। नेक्स्ट बात करें, अब माइग्रेन की बात करें तो जैसे हम लोगों ने अभी से पहले सीएनएस वाले में पढ़ा है कि माइग्रेन वगैरह के डिजीज इसमें शो कर सकते हैं। तो माइग्रेन वाले में क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में देखा जाए तो क्या 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 रहेगा, तो ऑफन अकम्पनीड बाय द ब्रीफ ऑरिया, ऑरिया मतलब विजुअल स्कोमोटास, और हेमियोनोपिया मतलब जो विजुअल डिस्टर्बेंस वगैरह रहेंगे। फिर सीवियर थ्रोम्बिंग, यूजुअली यूनिलैटरल हेडेक, फ्यू आवर्स टू अ फ्यू डेज इन ड्यूरेशन, मतलब सिर दर्द एक सर्टेन 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, या लगातार 2-4 दिन के लिए, ये सारे कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि माइग्रेन में दिखते हैं। फिर माइग्रेन पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो वैसोमोटर मैकेनिज्म में इन्फर्ड फ्रॉम इंक्रीज टेम्पोरल आर्टरी पल्सेशन मैग्नीट्यूड, जो आर्टरी पल्सेशन मैग्नीट्यूड है वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं एक सर्टेन टाइम बीइंग के लिए। फिर पेन रिलीफ ऑकर्स विद द डिक्रीज आर्टरी पल्सेशन, जैसा जैसा आर्टरी पल्सेशन घटता है वैसे वैसे पेन रिलीफ होते रहते हैं। और एक इसमें ड्रग लेते हैं, एर्गोटामाइन ड्रग लेते हैं, तो उसकी वजह से भी पेन रिलीफ मिलता है। माइग्रेन अटैक एसोसिएटेड विद द स्टेराइल न्यूरोजेनिक पेरीवेस्कुलर एडिमा, फिर इन्फ्लामेशन, और क्या था, पेरी वेस्कुलर एडिमा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका ड्रग ट्रीटमेंट की बात करें तो पहला है एर्गोटामाइन। एर्गोटामाइन की देखें तो बेस्ट रिजल्ट व्हेन ड्रग एडमिनिस्टर्ड प्रायर टू द अटैक, मतलब माइग्रेन अटैक से पहले अगर एर्गोटामाइन का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है बॉडी में तो बहुत बढ़िया इफेक्ट शो करता है। फिर लेस इफेक्टिव एज अटैक प्रोग्रेस। फिर लिखा है कंबाइंड विद कैफीन, मतलब अगर कैफीन के साथ एर्गोटामाइन दे रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़िया होगा। पोटेंशियली सीवियर लॉन्ग लास्टिंग वैसोकंस्ट्रिक्टर, जो एर्गोटामाइन है लॉन्ग लास्टिंग वैसोकंस्ट्रिक्टर का या वैसोकंस्ट्रिक्शन का काम करेगा। नेक्स्ट है डाई, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ड्रग थोड़ा सा है तो इसको पढ़ लेते हैं।
ठीक है, कि जब सेरोटोनिन के वजह से माइग्रेन वगैरह होता है तो क्या होता है, मतलब कौन कौन से ड्रग दे सकते हैं। दूसरा है डाईहाइड्रोएर्गोटामाइन, ये देते हैं। फिर तीसरा है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जिसे एनासिड्स कहते हैं। फिर सुमट्रिप्टान, ठीक है, सुमट्रिप्टान जो होता है अल्टरनेटिव टू एर्गोटामाइन फॉर एक्यूट माइग्रेन ट्रीटमेंट, मतलब एक तरह से एर्गोटामाइन का ही अल्टरनेटिव होता है, उसी के जैसा काम करता है, ठीक है। अब कैसे कैसे फॉर्मुलेशन में दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में दे सकते हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नजल स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, अब यहाँ पे एगोनिस्ट वर्ड आ रहा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, दो चीजें होती हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ठीक है, बायोलॉजी में आप लोग पढ़ोगे आगे चल के। तो एगोनिस्ट ऐसा काम होता है जैसे मान लो अगर एर्गोटामाइन के साथ अगर उसका एगोनिस्ट दे रहे हैं, एगोनिस्ट मतलब कि उस ड्रग के इफेक्ट को बढ़ाना, ठीक है, और एंटागोनिस्ट मतलब उस ड्रग के इफेक्ट को घटाना, ठीक है। तो हमेशा एगोनिस्ट आता है सिर्फ ए रहता है तो मतलब कि उसके इफेक्ट को बढ़ा रहा है, एंटागोनिस्ट मतलब एंटी से एंटा है, एंटागोनिस्ट मतलब कि उसके इफेक्ट को, उस ड्रग के इफेक्ट को घटा देना, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो लिखा है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, तो ये जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर्स है उसके लिए एगोनिस्ट का काम करेगा क्या, सुमट्रिप्टान, ये ड्रग काम करेगा। फिर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ध्यान रहे, फिर प्रोबेबली मोर इफेक्टिव देन एर्गोटामाइन फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन इफेक्ट, ये एर्गोटामाइन से ज्यादा इफेक्टिव होता है कौन, सुमट्रिप्टान, जो कि माइग्रेन इफेक्ट एक्यूट माइग्रेन अटैक में ज्यादा काम होता है। रिलीफ 10 to 15 मिनट्स फॉलोइंग नजल स्प्रे, 10 से 15 मिनट के लिए रिलीफ देगा नजल स्प्रे के थ्रू अगर सुमट्रिप्टान का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोफाइलेक्सिस का, इसमें एक और ड्रग है मेथिसर्जाइड, ठीक है, इफेक्टिव इन 60% ऑफ द पेशेंट, नॉट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग एन एक्टिव माइग्रेन अटैक, मतलब ज्यादा अटैक अगर आ रहा है तो नहीं, इसका ये मेथिसर्जाइड का इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। फिर इसके टॉक्सिसिटी की बात करें तो रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोप्लेसिया, फिर सब इंडोकार्डियल फाइब्रोसिस, रिकमेंड 3-4 वीक ड्रग हॉलिडे एवरी 6 मंथ, मतलब 3 से 4 हफ्ते अगर इस ड्रग को ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 6 महीने के इंटरवल पे ही दूसरा डोज लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें प्रोपेनॉल लेते हैं, ठीक है, फिर एमिट्रिप्टाइलिन लेंगे, फिर वेल्प्रोइक एसिड लेते हैं, फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं, ये सारे हैं ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द माइग्रेन, मतलब कौन कौन सा ड्रग ले रहे हैं। नेक्स्ट बात करें सेरोटोनिन इन माइग्रेन, मतलब माइग्रेन के दौरान अगर सेरोटोनिन का क्या रोल है, सेवरल ड्रग्स दैट मॉड्यूलेट द सेरोटोनिन सिस्टम आर इफेक्टिव इन माइग्रेन, मतलब ऐसा ड्रग जो सेरोटोनिन को मॉड्यूलेट कर सके, अल्टर कर सके, वही माइग्रेन में ज्यादा इफेक्टिव होता है, जैसे सिप्रोहेप्टाडीन, मेथिसर्जाइड प्रोफाइलेक्सिस, फिर सुमट्रिप्टान, पीछे अभी हम लोग पढ़े हैं, एर्गोटामाइन, फिर माओ इनहिबिटर एंड टीसीए, फिर कैफीन, रिसर्पिन वर्सन माइग्रेन, मतलब कैफीन ही देते हैं ना कि रिसर्पिन देते हैं, रिसर्पिन से और भी ज्यादा माइग्रेन के बढ़ने के चांसेस हैं। ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ये सारा मतलब उसके इनहिबिटरी रिसेप्टर्स वगैरह की बात होगी जो हमारे काम की चीजें नहीं है। अब एगोनिस्ट इसलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि मतलब सेरोटोनिन के लिए कौन से एगोनिस्ट, मतलब ऐसे चीजें जो सेरोटोनिन के साथ दिया जाए और वो उसके सेरोटोनिन को इफेक्ट को बढ़ाता है, उसे क्या कहेंगे, सेरोटोनिन एगोनिस्ट कहेंगे। जैसे सुमेट्रिप्टान, ये है क्या है, 5-HT1D एगोनिस्ट, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद एंजाइना, मतलब ये एंजाइना पेशेंट में ये कॉन्ट्राडिक्शन ये शो करेगा। फिर फिक्सटीन सेलेक्टिव सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर्स फॉर डिप्रेशन एंड अदर इंडिकेशन, फिर बस्पेरोन
सीसाप्राइड, LSD, एर्गेट अल्कोलाइड्स, ठीक है, ये सारे सेरोटोनिन एगोनिस्ट है। मतलब इसके साथ अगर हम ये ड्रग्स देते हैं तो सेरोटोनिन का हमारा इफेक्ट बॉडी में बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे। अब एगोनिस्ट मतलब सेरोटोनिन के अगेंस्ट में कौन सा काम करेगा, तो मेथिसर्जाइड और सिप्रोहेप्टाइडिन काम करेगा। एगोनिस्ट ध्यान रहे उसके अगेंस्ट काम करेगा। कीटन-सेरिन, फिर ओंडेनसेट्रान, ओंडेनसेट्रान ये भी एगोनिस्ट का। फिर क्लोजापाइन, ये भी, ये सारे ड्रग्स जो रेड में दिए हुए हैं ये सेरोटोनिन के अगेंस्ट में काम करेगा, इसीलिए कहते हैं इसको सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो भी है हमारा ये बायोलॉजिकल हमारा क्या है कि बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं, और इसका इस हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा सेरोटोनिन होता क्या है, उसकी सिंथेसिस क्या होती है, कैसे होती है, हमारे बॉडी में रोल इसका क्या है, ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, फिर एक प्रॉपर लेवल में होना चाहिए हमारे बॉडी में जिससे हमारा बॉडी फंक्शनिंग अच्छी तरीके से करते रहे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो ऑन कर लीजिए।